नमस्कार, मैं हूं शेफाली शर्मा और स्वागत है आप सभी का हमारे हेल्थ बेस्ड प्रोग्राम में जिसका नाम है हेल्थ मैक्स। हेल्थ मैक्स डॉक्टर राघव ग्रुप का क्लिनिक है और इस क्लिनिक के सहयोग से हमारा उद्देश्य आप सब तक हेल्थ मैक्स की सुविधाओं को पहुंचाना है। हेल्थ मैक्स करीब 30 वर्षों से देश विदेश में अपने लाभ पहुंचा रहा है अपनी रिसर्च के द्वारा। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे सोरियासिस के बारे में। आज इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर हिमांशु सिंह। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। डॉक्टर, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को सोरियासिस के बारे में बताएं कि आखिर ये है क्या। सोरियासिस अगर हम बात करें तो एक स्किन कंडीशन होती है जनरली, जिसमें कि रेडनेस, थिक रेड इरिटेटिंग स्किन डेवलप हो जाती है और उसके ऊपर एक वाइट सिल्वरी फ्लेक्स, मतलब आप कह सकते हैं जैसे डेंड्रफ होती है उस तरह की स्किन फटनी शुरू हो जाती है और उस तरह के फ्लेक्स निकलते हैं उसके अंदर से जो कि झड़ते हैं, जिनको कहा जाता है स्कैल्प जी। स्केलिंग कह सकते हो आप उसको। नॉर्मली स्कैल्प, जो अगर बालों में से स्कैल्प झड़ रहा होता है उसमें डैंड्रफ का कंडीशन होती है, उसी तरह से इसके अंदर स्केलिंग होती है। मतलब कि वो जो स्किन है उसके फ्लेक्स झड़ने शुरू हो जाते हैं। उस कंडीशन में पैचेस बनते हैं, एक लार्ज एरिया को भी कवर कर रहे होते हैं या कई लोगों में स्मॉल एरिया को कवर कर रहे होते हैं। उस बीमारी को कहा जाता है सोरियासिस। मैं जानना चाहूँगी इसका कारण क्या है, किसी को भी ये कब और क्यों होता है? देखिए, जनरली अगर हम बात करें सोरियासिस की तो ये कंटेजियस डिजीज़ नहीं है, मतलब कि अगर एक से दूसरे को नहीं फैलती है। अगर मान लीजिए एक पेशेंट सोरियाटिक पेशेंट है और वो एक नॉन सोरियाटिक पेशेंट के साथ, मतलब पर्सन के साथ रह रहा है, तो ये नहीं कि उसके कपड़े या फिर उसके खाने से वो दूसरे आदमी को भी फैल सकती है। सबसे पहली बात जानना ये ज़रूरी है। जो भी पेशेंट सोरियासिस का है, जिनके घरों में भी है, तो वो ये ज़रूर आराम से निश्चिंत रह सकते हैं कि दूसरे को नहीं फैलाएंगे वो, मतलब वो इकलौता पेशेंट जो है। इसके अलावा इसका कारण जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग कारण देखे जाते हैं, बट मेनली ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, अपने आप होने वाला बीमारी, जिसमें कि कोई कारण जनरली नहीं होता। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में होता है कि आपकी इम्यून सिस्टम जो है आपकी हेल्दी स्किन को पे इस तरह का अटैक करता है, हेल्दी स्किन सेल्स पर बेसिकली इस तरह का प्रभाव डालता है या अटैक करता है। उनको फॉरेन सेल्स समझ के कि बाहर से आया हुआ कोई चीज़ है उस पर अटैक करता है और अटैक कर कर इस तरह की कंडीशन डेवलप करते हैं जिसको हम सोरियासिस कहते हैं। नॉर्मली होता क्या है कि एक स्किन सेल जो होते हैं वो जब बनने शुरू होते हैं तो वो डीप इन दी स्किन जाते हैं और हर महीने में एक बार उसके जो डेड सेल्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। ये कंडीशन जो कि आप रब करके हटा लेते हैं, लोग देखा भी होगा आपने लोगों ने। तो इसके अंदर ये होता है कि ये कंडीशन ओवर टाइम फास्ट होनी शुरू हो जाती है, जल्दी जल्दी वो कंडीशन पैदा होने लग जाती है। तो डेड सेल्स का एक पूरा एरिया का बन जाता है जिसके अंदर आप वो वाइट सिल्वरी फ्लेक्स या स्केल्स जो होते हैं वो देखते हैं, जो कि एक एरिया में पैच बन जाता है जिसपे कि इचिंग भी होती है, इरिटेटिंग होती है। उस पैच पे आप देखते हैं कि बाहर आउटर एरिया जो है रेडिश रंग का होता है, कई लोगों में पिंकिश रंग का भी होता है, रेडिश पिंक रंग का भी होता है। जनरली थिक रेड रंग का एक पैच बन जाता है पूरा, और वो पैच जो है उसमें से फ्लेक्स झड़ते हैं जैसे डैंड्रफ झड़ती है बालों में से, उस तरह से, और इचिंग, खुजली होती है पेशेंट को, उस तरह की कंडीशन बन जाती है स्किन के ऊपर। कारण जैसे मैंने आपको बताया कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसके अलावा बहुत सारे और ट्रिगर्स हैं जो फैक्टर्स इस बीमारी को पैदा कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई पेशेंट है जिसको सोरियासिस की कंडीशन बन रही है, मगर एक फैक्टर ऐसा आया उसके अंदर कि उसने ट्रिगर कर दिया, बीमारी एकदम से बाहर आ गई। वो फैक्टर्स बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेस लेना जी, या फिर आप देखेंगे ज़्यादातर स्किन की जितनी भी बीमारियां होती हैं ना, वो होती हैं टू लिटिल सनलाइट लेने की वजह से। देखें आज आमतौर पे क्या होता है, घर जिनके एक कंजेस्टेड इलाके में घर हैं जहाँ पे धूप प्रॉपरली नहीं आती है, तो उस एरिया में क्या होता है कि आप देखेंगे स्किन के पेशेंट सबसे ज़्यादा होंगे। कारण लैक ऑफ सनलाइट, उनको बॉडी को मिल नहीं रही है, या तो वो बाहर घूम रहे हैं या जा रहे हैं तो वो बात अलग है, बट कई जैसे गृहणियाँ हैं, लेडीज़ हैं, क्योंकि सोरियासिस की कंडीशन में भी देखा जाता है 15 से 35 साल की वर्ष में ज़्यादातर लोगों को ग्रसित होते हैं इससे। लेटर स्टेजेस में कम, 15 से 35 में ज़्यादा। तो उस कंडीशन में जो है आप देखेंगे कि स्किन डिजीज़ की जैसे हम बात कर रहे थे कि लेडीज़ में ज़्यादा होने लगती है, जो कि गृहिणी है, हाउस वाइफ है। उनका कारण भी यही होता है कि वो घर में रहती हैं और इस कंजेस्टेड इलाके में जहाँ धूप नहीं आ रही हो तो वहाँ धूप का स्रोत कम होगा, तो डेफिनेट है कि उनको इस तरह की कंडीशन डेवलप हो सकती है।
इसके अलावा टू लिटिल सनलाइट के अलावा ज़्यादा सनलाइट भी ख़राब है। ज़रूर से ज़्यादा कोई धूप में रहता है 24 घंटे तो वो भी एक ट्रिगर फैक्टर हो सकता है कि स्किन के ऊपर इतनी ज़्यादा तेज़ ब्लिस्टर्स या छाले जैसा डेवलपमेंट हो जाए जिससे कि सोरियासिस ट्रिगर हो जाए, तो वो एक कारण हो सकता है। इसके अलावा ज़्यादा अल्कोहल लेना, शराब ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करने पर भी ये ट्रिगर हो जाता है, कई लोगों का देखा जाता है। इसके अलावा कई मेडिसिन्स के भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिसकी वजह से ये ट्रिगर होता है, जैसे एंटी मलेरियल ड्रग हो गई, या आपके बीपी को कम करने के लिए बीटा ब्लॉकर्स हो गए, या लिथियम, किसी भी दवाई में अगर लिथियम का यूज़ हो रहा है या लिथियम के कांटेक्ट में पेशेंट किसी भी तरीके से आता है तो वो एक कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से। या फिर बैक्टीरियल केसेस में ज़्यादा देखी गई है जिसमें कि एंटीबायोटिक हम लेते हैं और उनका ज़्यादा सेवन करने से हमारे एंटीबॉडीज़ इस तरह की डेवलप हो जाती हैं कि वो फाइट करती हैं, हमारी ही बॉडी की बीमारी को तो नष्ट कर देती हैं, मतलब मार देती हैं। इसके अलावा वो देखती हैं कि शरीर में जो दूसरी जगह हैं उनको वो लगता है कि वो भी इम्यूनिटी इतनी एट हायर लेवल चली जाती है पेशेंट की कि वो भी सोचते हैं कि ये बाहर की कोई चीज़ आई हुई है तो उस पर भी अटैक कर दिया। जैसे स्किन के केस में स्किन पे किया, पेनक्रियाज के केस में बीटा सेल्स पे करने पे अटैक करने पे बीटा सेल्स को डेड कर देते हैं, जिससे कि आपने देखा होगा यंग पेशेंट्स में जिनमें डायबिटीज़ की कंडीशन बन जाती है, जिनको शुगर हो जाती है, उनमें भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इसी तरह का खेल करता है कि इम्यूनिटी बढ़ती है और बीटा सेल्स को फॉरेन बॉडी समझ के पेनक्रियाज के अटैक करके बीटा सेल्स को डेड कर देती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एड्स जिन लोगों को होता है वो भी एड्स के दौरान में भी उनको सोरियासिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है। उसका सबसे बड़ा फैक्टर इसलिए है कि इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है हमारी, तो उसमें हम ससेप्टेबल हैं किसी भी बीमारी के लगने से। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में जैसे मैंने बताया था आपको कि इम्यूनिटी ज़्यादा होने पर ये बीमारी हुई, मगर इम्यूनिटी जब बहुत लो होती है तो पेशेंट किसी भी बीमारी से ग्रसित हो सकता है क्योंकि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है। तो जाहिर सी बात है जब रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगी तो अगर कोई भी आप किसी भी ऐसी चीज़ के मतलब के सामने आते हैं जिससे कि इस तरह की चीज़ ट्रिगर हो जाए जी। तो वो कंडीशन एड्स के केस में भी इस तरह का हो सकता है। जैसे कि मैंने बताया बैक्टीरियल या फंगल या वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी ये ट्रिगर हो सकती है बीमारी अचानक से। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कैंसर की जो कीमोथेरेपी दी जाती है उस केस में भी पेशेंट की जो, क्योंकि उसमें अच्छे सेल्स भी डैमेज होते हैं, अच्छे सेल्स भी मारे जाते हैं, जो गंदे सेल्स थे, जो कैंसर सेल थे, उनके ऊपर तो कीमो वर्क करती है, हमारे अच्छे सेलों को भी नष्ट करती है उस दौरान में। तो जो अच्छे सेल नष्ट होते हैं तो उस केस में भी पेशेंट की इम्यूनिटी कम है, तो जाहिर सी बात है कि उसको ये प्रॉब्लम बन सकती है। तो इस तरह से बहुत सारे फैक्टरों में से जो ट्रिगर फैक्टर्स हैं ये ज़्यादा अहम है कि ये बीमारी को ट्रिगर कर सकते हैं। क्योंकि आप देखिए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में एक डिफाइंड एरिया नहीं है कि एग्जैक्टली भाई इस पेशेंट को हो सकता है, इसको नहीं, मगर ये जो ट्रिगर फैक्टर्स हैं इनको रोकना बहुत ज़रूरी है, या फिर इन पे ध्यान देना कह लीजिए आप, कि अगर किसी को ससेप्टेबल है, और फैमिली हिस्ट्री भी एक में कारण हो सकती है कि किसी फैमिली में हेरिडेटरी टू हेरिडेटरी भी ये चलती है बीमारी, मतलब फैमिली ट्री में किसी के आई हुई है कि भाई किसी और को भी सोरियासिस था, तो कभी कभार होता क्या है कि मदर टू फादर या फादर टू सन इस तरह की कंडीशन बन जाती है, तो ये एक फैमिली हेरिडेटरी बीमारी भी बन सकती है। तो ये सारे कुछ कारण हैं जिसकी वजह से सोरियासिस की कंडीशन एक नॉर्मल आदमी को हो सकती है। जी डॉक्टर हिमांशु, आपने हमें कारण भी बताया और कहीं ना कहीं ये भी बताया कि ये जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी और मैं ये भी चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि सिम्टम्स किस प्रकार के देखे जाते हैं इस प्रॉब्लम में। देखिए, इसमें अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो ज़्यादातर सिम्टम्स जो हैं वो जैसे भी हर एक स्किन बीमारी में होता है, खुजली होना, इचिंग होएगी, इरिटेशन होएगी, अनईजीनेस जो पेशेंट में आती है वो हो जाता है इसके अंदर। इसके अलावा अगर ये सोरियासिस का इफेक्ट जो है बालों पे हुआ है किसी के, तो उस केस में हेयर फॉल होना एक अहम है। साथ में डेंड्रफ की तरह ही उनको लगता है पेशेंट को कि ये डेंड्रफ के फ्लेक्स हैं जो झड़ रहे हैं, स्केलिंग बाल के जो स्कैल्प्स हैं, स्कैल्प के एरिया जो में से जो फ्लेक्स निकल रहे हैं, स्केल्स निकल रहे हैं, वो डेंड्रफ हैं। मगर वो डेंड्रफ ना होके कभी कभार ज़्यादातर केसेस में अगर जिनको सोरियासिस की प्रॉब्लम होती है उस केसेस में वो स्किन ही झड़ रही होती है, स्कैल्प ही झड़ रहा होता है, एज इन अ कंडीशन कॉल्ड सोरियासिस में जिस तरह का होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो थिक पैच बन जाता है, वो देखते ही आपको लगता है कि विजिबल एक थिक पैच बना हुआ है अलग अलग एरिया पे बॉडी के, और वो थिक पैच जो है उसमें से वाइट सिल्वरी फ्लेक्स मतलब स्केल जो बन रहे हैं वो झड़ रहे हैं,
और इचिंग तो डेफिनेट सी बात है हो रही है। उसके अलावा जब वो कपड़े पहनते हैं या क्लोथ पहनते हैं कोई भी कपड़ा, तो उससे भी इरिटेशन क्रिएट हो जाती है बॉडी को, तो वो भी एक कंडीशन, सिम्टमिक कंडीशन इसमें बनी रहती है। मगर इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें ना अलग अलग टाइप्स होते हैं सोरियासिस के, वही इसके अलग अलग सिम्टम्स को डिफाइन करते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा टाइप अगर जो हम पहले देखते हैं तो प्लाक, एक टाइप का प्लाक सोरियासिस जो होता है सबसे कॉमन सोरियासिस का टाइप है। उस प्लाक सोरियासिस में होता क्या है कि थिक पैच इरिटेटिंग रेड रंग का बन जाता है और उसमें सिल्वरी वाइट फ्लेक्स तो बनते हैं, वो कंडीशन ज़्यादातर लोगों में देखी जाती है। इसके अलावा जो दूसरे अगर हम टाइप्स की बात करें तो एक पॉस्ट्यूलर टाइप होता है जिसके अंदर की आपका जो सोरियासिस होता है वो ब्लिस्टर, वाइट ब्लिस्टर, एक छाला होता है अंदर वाइट ब्लिस्टर बना होता है या रेड ब्लिस्टर कह लीजिए, उसके आगे जनरली वाइट ब्लिस्टर्स होते हैं, उसके आगे जो है कवर कर रहा है एक रेड रंग का पैच बना हुआ है, तो वो एक अलग तरीके का सोरियासिस होता है जिसको हम पॉस्ट्यूलर सोरियासिस कहते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो इन्वर्स सोरियासिस होता है जिसमें कि ओवरलैपिंग स्किन, जहाँ पे भी दो स्किन एक दूसरे को मिल रही होती हैं, या फिर आप कह लीजिए ग्रॉइन एरिया, इस तरह हमारा पैर जांग के अंदर का एरिया हो गया या बाहर की तरफ कह लीजिए। इसके अलावा आर्म पिट, बगल जिसे हम कहते हैं, उन एरियाज़ में जब सोरियासिस का इस तरह का इफेक्ट बनता है तो वो इन्वर्स सोरियासिस होता है। इसके अलावा गुटेट सोरियासिस भी एक सोरियासिस का टाइप है जिसमें कि पिंकिश कलर्ड छोटे छोटे स्पॉट्स बनने लग जाते हैं बॉडी के ऊपर, इचिंग भी होती है उनके अंदर। इसके अलावा एक और जो लास्ट टाइप रहता है, जो पांचवा टाइप है, वो रहता है एरिथ्रोडर्मिक टाइप। उसके अंदर क्या होता है, एक लार्ज एरिया को पैच कवर कर रहा होता है। वाइट सिल्वरी फ्लेक्स तो होते हैं बट एक लंबे एरिया को कैच कर, जैसे कि किसी का थाई में कम्प्लीटली एक थाई पे ही आ गया है, या फिर अगर देखा जाए तो पूरी टांग को कवर कर लिया है, वो एक लंबे एरिया को जो कवर करता है वो एरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस होता है। बट ज़्यादातर लोगों में जो सोरियासिस होता है वो प्लाक सोरियासिस होता है। एक अहम बात और मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे कि सोरियासिस का एक प्रमुख कारण एक और पहले की बीमारी भी हो सकती है। मतलब कि जैसे अगर हम बात करें तो मान लीजिए किसी को अर्थराइटिस है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जहाँ पे हम आरए फैक्टर की बात करें पॉजिटिव होता है जिनका, एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ही है रूमेटॉइड अर्थराइटिस भी, और उस बीमारी के अंदर अगर किसी पेशेंट को सोरियासिस होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि उसमें भी हम इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन पहले से ही ले रहे होते हैं, तो इम्यूनिटी हमारी एट इट लोएस्ट है। प्लस जब इम्यूनोसप्रेसेंट हम दवाई लेते हैं तो हमारी बॉडी ससेप्टेबल टू अलग अलग बीमारियों के भी हो सकती है। और ज़्यादातर केसेस में देखा जाता है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, चाहे वो रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो, चाहे वो बच्चों को रहने वाली डायबिटीज़ हो, चाहे वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो, चाहे वो सोरियासिस हो, इन सब बीमारियां, या थायराइड कह लीजिए, जब भी किसी को इनमें से कोई एक बीमारी होगी तो जाहिर सी बात है एक और पेयर में बीमारी ज़रूर होगी। क्यों? उसको कंट्रोल करने के लिए उसको इम्यूनोसप्रेसेंट लेगा जब वो, तो डेफिनेट सी बात है कि वो दूसरी बीमारी को भी जन्म देगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब भी किसी को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, अगर तो वो क्रिटिकल कंडीशन में नहीं है कि बहुत ज़्यादा हॉस्पिटलाइज होने वाली कंडीशन में नहीं है, वो हमेशा जो है नेचुरल ट्रीटमेंट जिसके अंदर की आयुर्वेदिक या यूनानी कॉम्बिनेशन, किसी की सिंगल पैथी में इसका इलाज नहीं है, तो उस पैथी का इलाज करे तो उससे बेटर रिजल्ट उसे मिलेगा। उसका कारण ये है, देखिए मॉडर्न मेडिसिन के अंदर जो हम ट्रीटमेंट देते हैं या कोई भी ट्रीटमेंट करा जाता है वो उसमें जनरली स्टेरॉयडल मेडिसिन का यूज़ होता है, उसको मास्क करने के लिए बीमारी को, कि आगे ना बढ़े। क्योंकि कई लोग को पता ही लेट चलता है बीमारी के बारे में, अगर वो पहले से जागरूक नहीं होते। और हमारे इंडिया में तो इस तरह का है भी कि वो बेसिकली बहुत लेटर ऑन स्टेज में ट्रीटमेंट का सोचते हैं लोग, जब कंडीशन आउट ऑफ हैंड जाने लगती है तो उस केस के अंदर जो है फिर स्टेरॉयड का मेडिसिन का यूज़ होता है, स्टेरॉयड दिए जाते हैं, और उस केस से दूसरी बीमारी डेफिनेटली बनने के चांसेस रहते ही रहते हैं। तो अल्टीमेटली व्हाट आई सजेस्ट ऑल दी पेशेंट्स आर, किसी भी एक थेरेपी में इसका ट्रीटमेंट नहीं है, तो इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द पेशेंट्स जिनको सोरियासिस है, कि हमारे क्लिनिक में दोनों पैथी का यूज़ होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिसिन। तो उससे जाहिर सी बात है कि ये कंडीशन डेफिनेटली जो है
क्योर हो सकती है। और अगर थोड़ा सा पेशेंस रख के ट्रीटमेंट करे तो डेफिनेट है कि आराम से क्योर हो जाएगी और ही विल बी फ्री फ्रॉम दिस सॉर्ट ऑफ मतलब बीमारी से आराम से ठीक हो सकता है। जी डॉक्टर हिमांशु, ये तो बात हुई सिम्टम्स और टाइप्स के बारे में। अब हम चाहेंगे कि आप ये बताएं कि सोरियोसिस की पहचान के लिए किस तरह के टेस्ट करवाने चाहिए। देखिए जनरली अगर देखा जाए तो आप स्किन बायोप्सी करा सकते हैं जी, बट वैसे इसका कोई टाइप मतलब कोई एक सेट पैटर्न नहीं है या कोई सेट टेस्ट नहीं है जिसको कि हमें कराकर हमें ये पता लगे कि ये पेशेंट जो है एक सोरियाटिक पेशेंट है। क्यों? क्योंकि उसको फिजिकली देखकर ही पता लग जाता है पेशेंट को, डॉक्टर को बेसिकली, कि ये एक पेशेंट जो है ये एक सोरियासिस का ही केस है। क्योंकि जैसा मैंने आपको सिम्टम्स में बताया वो सिम्टम्स और किसी बीमारी में होते ही नहीं है, जो कि थिक और स्किन बन जाए रेडिश रंग की और उस पर से फ्लेक्स झड़ने शुरू हो जाए, वो कंडीशन हमेशा और हमेशा जो है एक सोरियाटिक पेशेंट में ही बनेगी। तो वो जब कंडीशन आएगी तो डॉक्टर देखते ही, अगर इनको थोड़ा सा भी तजुर्बा होगा स्किन के केसेस को देखते हुए, देखे होंगे उन्होंने, तो वो आराम से पता लगा सकते हैं कि एक ये बीमारी सोरियासिस की है या एक्जिमा है या अर्टिकेरिया है नॉर्मल। तो उस तरह की कंडीशन को इजीली देख के हम गेज कर सकते हैं कि हाँ भाई ये पेशेंट जो है ये एक सोरियासिस का ही केस है। डॉक्टर हिमांशु, हम आपसे जानना चाहेंगे कि सोरियासिस के केस में किसी को भी किस तरह की कॉम्प्लिकेशन फेस करनी पड़ सकती है। देखिए अगर हम कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो जनरली जो कॉम्प्लिकेशन देखी जाती हैं आमतौर पे वो कॉम्प्लिकेशंस जो हैं इट इज़ रिलेटेड टू अनदर प्रॉब्लम, कि वो उनको सोरियाटिक अर्थराइटिस की कंडीशन बन जाती है। जब भी कभी सोरियासिस का पैच किसी भी जॉइंट के करीब होगा, चाहे वो एल्बो हो गई, चाहे वो नी जॉइंट हो गया, चाहे वो लोअर बैक में आपके लंबर के एरिया में हो गया, तो वो या हिप के एरिया में हो गया, तो वो कंडीशन जो है हमेशा और हमेशा एक कंडीशन को जन्म देती है जिसको कहते हैं हम सोरियाटिक अर्थराइटिस। क्योंकि सोरियासिस में एक बहुत बड़ा सिम्टम ये भी होता है कि जिन लोगों को जॉइंट्स में सोरियासिस का पैच बनता है उन लोगों को जॉइंट एक या जॉइंट में दर्द होना शुरू हो जाता है, और वो दर्द कभी कभार इस तरह का हो जाता है कि डिफॉर्मिटी भी बननी शुरू हो जाती है उस जॉइंट के अंदर। क्यों? क्योंकि वो पेशेंट सोरियासिस से रूमेटॉइड अर्थराइटिस का पेशेंट बन गया। जैसा कि मैंने आपको प्रोग्राम में पहले भी बताया कि अगर कोई पेशेंट जो है टाइप मतलब एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है, ज़्यादातर केसेस में देखा जाता है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स कम इन पेयर्स, मतलब कि वो एक और बीमारी उसको होएगी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की, चाहे वो लेटर ऑन इन लाइफ हो। बट सोरियासिस ही एक ऐसी बीमारी है, उसमें सबसे बड़ा डेंजर ये होता है कि इट इज़ नॉट लाइफ थ्रेटनिंग, ऐसा कोई लाइफ थ्रेटनिंग नहीं, मगर जब वो जॉइंट के ऊपर अटैक करता है तो वो बहुत ही ज़्यादा फेटल हो जाता है। सबसे बड़ा कारण क्या है कि पेशेंट को बेड रिडन कर सकता है। क्यों? क्योंकि आपके जॉइंट में अगर वो सीप इन होना शुरू हो गया उसका इफेक्ट, तो जॉइंट में अर्थराइटिस के साथ साथ सोरियासिस की जो इचिंग वाली कंडीशन है वो दोनों रहेंगी, और दोनों जब एक साथ प्रसिस्ट करेंगी तो जाहिर सी बात है एक तो स्वेलिंग होएगी उस जॉइंट के एरिया में, स्वेलिंग के साथ साथ उस पेशेंट को देखा जाएगा कि मोबिलिटी, मोशन जो जॉइंट का है, मूवमेंट, वो ख़राब होनी शुरू हो जाएगी। और मोशन जब मूवमेंट जब उसकी है जॉइंट की वो ख़राब होने लगेगी तो डेफिनेट सी बात है कि उसमें जो है डीजनरेटिव चेंजेस आएंगे, जॉइंट ख़राब हो सकता है और पेशेंट बेड रिडन हो सकता है। तो मैं हमेशा यही सजेस्ट करूँगा कि उस कंडीशन में अगर पेशेंट को किसी को भी दिखता है कि भाई मेरे जॉइंट के पास पैच आ गया है सोरियासिस का, तो जल्दी ही संपर्क करके प्रॉपर एक सही डॉक्टर से ट्रीटमेंट ज़रूर ले ताकि वो बीमारी आगे ना बढ़े। क्योंकि अगर आप अर्ली टाइम ऑफ द डिजीज़ के अंदर अगर आप ट्रीटमेंट ले लेते हैं कोई, और सही ट्रीटमेंट, बेसिकली सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता। कई लोग नॉर्मल फिजिशियन को ही दिखाते रहते हैं, जबकि इसमें एक्सपर्टाइजेशन ज़रूरी है कि जो प्रॉपरली इन्हीं का ट्रीटमेंट करते हैं उनके पास जाना ज़्यादा बेटर रहता है। तो उससे जो है उनको काफ़ी आराम हो सकता है पेशेंट को। जी डॉक्टर हिमांशु, ये तो बात हुई कॉम्प्लिकेशन के बारे में। सोरियोसिस में खान पान का ध्यान रखना कितना ज़रूरी है? खान पान का ध्यान जब भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो इसमें ना अगर हम कहें तो दो सेट्स ऑफ थिंकिंग चलती हैं ट्रीटमेंट के एस्पेक्ट में भी, या फिर आप कह लीजिए